नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ जिस लड़की की भी शादी होने वाली होती थी तो शादी के एक रात पहले उस लड़की की बाजू पर लाल रंग का धागा बांधा जाता, जिसकी वजह से वो सारी रात सोई रहती थी और जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती तो उसके पास ढेर सारे पैसे होते और पाँव पर हल्दी लगी होती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये राज जानना चाहती थी। इसलिए जब मेरी शादी से एक रात पहले मेरी बाजू पर धागा बांधा गया तो मैं चुपके से उस धागे को तोड़कर फेंक दिया और सोने का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि यह देखकर मेरी रूह कांप गई। जब शाम ढलकर रात की बाहों में समाती जा रही थी, शांत हवा चल रही थी, मैं छत पर बैठी पंछियों को अपने घर पर वापस लौटते हुए देख रही थी। तभी मेरी माँ आई और मेरे बगल में बैठ गई। तभी एकदम सा मुझे सारा माहौल ही घुटन जैसा महसूस होने लगा था। माँ बोली, मोनिका, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। शादी से एक रात पहले तुम्हें अपनी बाजू पर एक लाल रंग का धागा बांधना होगा और मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर मेरी माँ उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनको पीछे से घूरने के सिवा कुछ ना कर सकती थी। मुझे मेरी माँ जरा भी पसंद नहीं थी और इसकी वजह मैं किसी को तो क्या, खुद को बताते हुए भी डर जाती थी। हमारे परिवार में एक रिवाज था कि परिवार में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो वो शादी से एक रात पहले अपनी बाजू पर लाल धागा बांध लेती थी। फिर सुबह होते ही उसके पास ढेर सारी दौलत पड़ी होती थी। लेकिन मुझे ये रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इस रिवाज का बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं भी इस रिवाज के पीछे छुपी हकीकत को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने मन ही मन में एक योजना बना ली थी। शायद माँ को इस बात की जरूर थोड़ी बहुत भनक लग गई थी, तभी वो तो मुझे याद दिलाने आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है, किस परिवार में हो रही है, मैं शादी के बाद कौन से शहर में चली जाऊंगी, कुछ भी नहीं पता था। मैंने दबे शब्दों में माँ से पूछा भी था, लेकिन वो गुस्सा हुई और बोली, क्या तेरे लिए ये जानना काफ़ी नहीं कि तुम किस दिन दुल्हन बनोगी? मैंने जोर दिया तो माँ मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाने लगी थी और वो रीमा दीदी को कोसने लगी थी। वो बोली, ज़्यादा पढ़ने लिखने से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तेरी बहन जो घर से भाग कर गई है ना, तू भी वैसा करने की कभी कोशिश मत करना। तुम दोनों बेटियों ने हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। हमें माँ से ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए मैंने उनकी बात अपने दिल पे नहीं ली। लेकिन मैं पिताजी के पास बड़ी उम्मीद लेकर गई थी। मैंने पिताजी से कहा, पापा, मैं उस लड़के की तस्वीर देखना चाहती हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। मुझे पिताजी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बोले, क्या तुम्हें अपने पिता से ये बेशर्मी की बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम भी रीमा जैसे इरादे लेकर बैठी हो? शादी के पहले वाली रात तो चुपचाप अपनी बाजू पर लाल धागा बांध लेना, यही रीत है और यही रिवाज है। मैं चुप हो गई थी क्योंकि ये परंपरा हम बहनों को रास नहीं आई थी। आज भी मेरा दिल ये सोचकर हैरान हो जाता है कि जिस रात मेरी बड़ी बहन रीमा की शादी थी वो बहुत खुश थी। उसने हाथ पर धागा बांधा हुआ था, लेकिन ना जाने आधी रात को क्या हुआ था, पूरा घर उसकी चीखों की आवाज़ से गूंज उठा था। हम सब उठकर बैठ गए थे, लेकिन जब हम सब उसके कमरे में भागकर गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसके चारपाई पर सोने के जेवरात और ढेर सारे पैसे पड़े थे। मैं तब 10 साल की थी। मैंने आंखों में डर लेकर माँ से पूछा कि माँ, रीमा दीदी कहाँ है? मेरी माँ बोली, वो घर छोड़कर भाग गई है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ था। मैं डर गई। जब मेहमान अपने अपने घर वापस लौट गए तो मैंने फिर एक बार माँ से पूछा था, मेरी दीदी कहाँ है? माँ ने फिर कहा था, बताया तो है कि भाग गई है, हमारे मुंह पर कालिक पोत कर गई है। जमाने वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छे से परवरिश नहीं की थी, इसलिए मेरी नाक कटवा कर भाग गई है। लेकिन मुझे अपने बहन के बारे में मालूम था। उसकी ना तो किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही किसी से प्यार करती थी, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती है? मैंने माँ से कहा, अगर रीमा दीदी को भागना ही था तो शोर क्यों मचाया? हो सकता है किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। माँ ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तू अपने दिमाग पर ना ज्यादा जोर मत दिया कर। मुझे रीमा दीदी की बहुत अधिक याद आती थी और मैं छुप छुप कर उनके लिए रोती भी थी। लेकिन वो तो इतनी बेवफा थी कि उन्होंने हमें दोबारा कभी मिलने के बारे में भी नहीं सोचा। मेरी बहन का दुख मेरे दिल से जाता ही नहीं था। मैंने सोच के रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ के ही रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी और कैसे ढूंढूंगी। मैंने अपने कमरे में जाकर विकास के नाम एक खत लिखा था।
मैंने उसे अपनी शादी के बारे में बताया था। विकास 2 महीने पहले ही हमारे इलाके में रहने आया था। वो एक पुलिस ऑफिसर था। जब मुझे पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो एक दिन मैं माँ से छिपकर उसके घर गई थी। मैंने उसे मदद मांगी थी, वो मुझे मेरी लापता बहन से मिलवा दे, और उसके लिए उसने हाँ भी कह दिया था। विकास एक बहुत ही नरम दिल और मीठी बात करने वाला इंसान था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब उसने अपने भी प्यार का इजहार किया तो मैंने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया। वो 2 महीने से दीदी की तलाश कर रहा था, लेकिन उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मैं विकास को खत लिखकर बेफिक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी का मामला वो संभाल लेगा, लेकिन उसके जवाबी खत ने मेरे हौसले पस्त कर दिए थे। उसने लिखा था, तुम अपने माता पिता का कहना मानो और उनके फैसले के आगे सिर झुका दो। मैं इस खत को बड़े अविश्वास से देख रही थी और रो रही थी, और मेरे पास कोई उपाय ही नहीं बचा था। इसलिए मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने अपने लिए कुछ ड्रेस के जोड़े बनवाए थे। जब मैं खरीदारी करने के लिए बाजार गई तो एक गरीब महिला ने आकर मेरा पल्लू पकड़ लिया और उसने मेरे सामने हाथ फैला दिए। जब मैंने उसे दान दिया तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिर वो बोली, शादी की रात अपनी बाजू पर लाल धागा हरगिज मत बांधना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी, अर्चना की तरह। इतना कहकर वो महिला भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर घर वापस आ गई थी। सारा दिन मैं उस औरत की बातों को अपने मन से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रात हुई और मैं सोने के लिए लेट गई तो मुझे वो औरत फिर से याद आ गई थी। मेरी रूह एकदम से कांप उठी। उस औरत में ऐसा कुछ तो जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। क्या था ये मुझे याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातें अभी तक मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, बल्कि गूंज रही थी। वो कौन थी और अर्चना को कैसे जानती थी? अर्चना मेरी चाचा की लड़की थी। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो अभी तक एक बार भी किसी से मिलने घर नहीं आई थी। बाकी चचेरे बहनों की तरह हमारे परिवार में और भी कई लड़कियों की शादी हो चुकी थी। हर लड़की रात को वो धागा बांधती और सुबह विदा होकर चली जाती, लेकिन फिर उनका कोई अता पता नहीं मिलता। वो कहाँ जाती, कहाँ रह रही होती, किसी को खबर ही ना होती। मैं अपनी माँ से पूछती तो वो कहती, कुछ ये सब उस धागे की करामात के कारण हुआ है। मैंने ठान लिया था कि मैं उस धागे की करामात को देखकर ही रहूंगी, लेकिन अब जब मुझ पर वो वक्त आ गया था तो मेरा मनोबल ही गिर गया था। अभी भी कई पहलू गुम थे जो मुझे ही ढूंढने थे। मैंने चुप रहने का फैसला कर लिया था। मैं चुपचाप अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही मेरी तरफ से बेफिक्र हो गए थे। अब वो अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। पिताजी हर दिन सब्जियां बेचने जाते थे। मेरे पिताजी के जाते ही मेरी माँ इत्र किया हुआ सूट पहनकर लिपस्टिक लगाकर कोठी पर काम के लिए जाती थी। मैं घर पे बैठी बस इस लाल धागे के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उस औरत को ढूंढने के लिए मैंने एक बार फिर बाजार का चक्कर लगाया था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। मैं बहुत देर तक बाजार में उसका इंतजार करती रही, फिर मायूस होकर वापसी का रास्ता पकड़ लिया। मैं घर लौट रही थी, तभी मेरी नज़र विकास के घर पर पड़ी। मेरे मन में आया कि आखिरी बार इससे बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि उसने अचानक मुझसे नजरें क्यों फेर ली है। यही सोचते हुए मैं विकास के घर में दाखिल हो गई थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं आगे बढ़ रही थी कि अचानक माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। मैं बौखला कर रह गई थी। माँ विकास से कह रही थी, साहब जी घर की सफाई हो गई है, अब बर्तन धोऊं। वो भी कुछ बोला था, लेकिन मैं उल्टे कदमों से ही घर लौट आई थी। अब मुझे पता चल गया था कि विकास ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया है। उसे एक काम वाली चाची की बेटी से शादी करके भी क्या लेना था। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। इधर मेरी शादी के जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी। हल्दी के बाद शादी और फिर विदाई थी। मैं डर से कांप रही थी। फिर हल्दी के रात माँ ने मेरे लिए एक लाल धागा लाकर दे दिया था। उन्होंने वो धागा मेरी बाजू पर बांध दिया था। माँ के जाते ही मैंने माँ के बांधा हुआ लाल धागा कैंची से काटकर छुपा दिया था और अपने पास पहले से मौजूद धागे को अपनी बाजू पर बांधकर मैं लेट गई। मैंने नींद आने का नाटक किया था। कुछ देर ही हुई होगी कि मुझे खटखट की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी।
वो आवाज़ मेरे और भी करीब आती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे सामने विकास खड़ा था। विकास ने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। फिर वो मेरे कान में बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैंने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया। मैं उठी और विकास के पीछे चली गई। वो मुझे हमारे घर के पीछे ले गया था। फिर वो बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुझे मालूम था कि वो ही एक मेरा सहारा है। घर की बाकी लड़कियों की तरह वो ही मुझे गायब होने से बचा सकता है। मैंने उसे हाँ कह दिया तो उसने मुझे दीवार से कूदने को कहा। मैं उसके साथ दीवार लांघ कर अपने घर की 4 दीवारों को पीछे छोड़ चुकी थी। विकास ने मेरा साथ किसी मेहरबान दोस्त की तरह दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया। मुझे खाना खिलाने के बाद उसने मुझे एक कमरा दिखा दिया। मैं उस कमरे में आराम करने के इरादे से लेट गई। जैसे ही मैं लेटी, गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने विकास को पुलिस की वर्दी में देखा था। वो बोला, मैं अब ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम पीछे से दरवाजा बंद कर लेना। विकास के जाते ही मैंने कुंडी लगा दी। दिन के 12 बज चुके थे जब मैंने शहनाइयों की आवाज़ सुनी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज किसकी शादी हो रही है। 3 घंटों के बाद वो बारात बड़ी धूमधाम से लौटी थी। खैर, मैंने अपना सिर झटक दिया। मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बना रही थी। तब अचानक पीछे से आकर किसी ने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया था। अगले ही पल मैं अंधेरे में डूब गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक पिछवाड़े जैसे घर में पाया। मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने की कोशिश की। ये एक अजीब सा कमरा था। कच्ची जमीन, पक्की छत, बाहर से बच्चों के रोने की आवाज़। मैं घूमते सिर के साथ उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर तो देख लूं कि आखिर मैं कहां पहुंच गई हूं। मैं उठकर बाहर गई तो 4 मैले कुचैले से बच्चे आकर मुझसे चिपक गए थे। वे खुशी के नारे लगाने लगे। माँ उठ गई, दादी जी माँ उठ गई। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। तभी घर के एक तरफ से एक दुबली पतली सी बूढ़ी औरत निकलकर मेरे सामने आ गई। वो बोली, हमारे घर में इतनी देर तक का सोने का रिवाज नहीं है, तुम अपना चाल चलन सीधा कर लो। मैंने कहा, आखिर आप लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तभी उस औरत ने किसी को आवाज देकर पुकारना शुरू कर दिया, अभय, आज तेरी दुल्हन उठ गई। दुल्हन अभय की। चोरी चुपके ही सही, लेकिन मेरी शादी तो विकास से होनी थी। मैं मन ही मन यही सब सोच रही थी कि तभी एक 50-55 साल का आदमी छत से उतरकर नीचे आ गया था। उसकी बड़ी सी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में सुरमा डाला हुआ था। वो मोटा सा मर्द मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ शादी के लिए पंडित जी का इंतजार कर ले। अब मेरी सब्र का बांध टूट चुका था और मैं जोर से चिल्लाई, तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे विकास के घर से अगवा कर लिया है। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो आदमी हंसा और बोला, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। हमने तुम्हारा अपहरण कर लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। विकास तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे शहर से बहुत दूर रहते हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। उस आदमी की आंखों में इतना खौफ था कि मैं सचमुच उससे डर गई थी। मैं समझ गई थी कि अब यहाँ से बचकर निकलना मेरे बस का नहीं, इसलिए मैंने चुपचाप अभय का कहना मान लिया था। शाम को मेरी शादी हो गई और मैं अभय के 4 बच्चों की माँ बन गई। मेरे अनचाहे सास ने घर के काम से खुद को अलग कर लिया था कि अब अगवा करके लाई दुल्हन ही सारा घर द्वार संभाल लेगी। मैंने सोच लिया और खुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। जब आग जलती तो आंखों में इतना धुआं भर जाता कि कई पल तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं इसी बहाने से बैठकर रोती रहती थी। मुझे अभय के 4 बच्चों पर बहुत तरस आता। वो बहुत छोटे छोटे से थे, कोई भी 6 साल से बड़ा नहीं था। मैं उन्हें नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हर पल एकदम चौकन्ना रखा हुआ था। गांव की औरतें दिन भर मेरी सास से मिलने आती रहती थी। उन्हीं की वजह से मुझे पता चला कि मुझे बिहार लाया गया है। पटना मेरा जन्म स्थान था।
कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाता, इसलिए मुझे खुद ही भागने की कोशिश करनी थी। इस इलाके में अभय की पत्नी बनकर उम्र बिता देना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसे तो मैं घुट घुट कर ही मर जाती। एक दिन मैं घर का काम काज कर रही थी, तब मुझे एक आइडिया सूझी थी। मैं तुरंत चक्कर खाकर गिर गई थी। अभय भागकर मेरे पास आया और मुझे पास के अस्पताल में लेकर गया। पूरे रास्ते में मैंने अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली रखी थी। मैं रास्ता समझने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक 2-3 बार किया था। फिर मैं अपनी सास को कहती, आप सब्जी खरीदने बाहर क्यों जाती हो? अब आपके आराम के दिन है, आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। लेकिन वो भी एक संस्कारिक महिला थी, मुझ पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकती थी? फिर मैंने उनके पोते पोतियों को अपना लिया। मैं अपनी सास की खूब सेवा करती थी, अभय का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था। तब कहीं जाकर उन्हें मुझ पर भरोसा हुआ था। मेरी सास ने मुझे सब्जियां लाने की इजाज़त दे दी। मैं हर रोज रास्ते में रुककर किसी न किसी औरत से पूछती रहती थी कि बिहार का बस स्टॉप किधर है और यहाँ से बस स्टॉप तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में मुझे 5 महीने लग गए थे और आखिरकार मेरी आज़ादी का भी दिन आ ही गया था। मैंने हमेशा की तरह घर के काम पूरे किए और सास को खाना बनाकर दिया। मैंने अपनी सास के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर रख दी थी, इसलिए खाना खाते ही वो सो गई। बच्चे स्कूल गए हुए थे और अभय अपने काम पर। मैंने घर से कुछ पैसे उठाए और भाग गई। मुझे सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए मुझे खुद पर बड़ा भरोसा था। लेकिन ये कमबख्त डर मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। डरते डरते मैं बस में बैठ गई थी। विकास के बारे में सोच सोच कर ही रास्ता कटा था। जब मैं पटना के बस स्टैंड पे उतरी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती, ये एक कठिन निर्णय था। लेकिन मैं अपने सहेली के घर के लिए निकल गई। वो मुझे देखकर चौंक गई। वो बोली, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी शादी तो बिहार में हुई है। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? तो वो बोली, तुम्हारी बारात के दिन मैं खुद तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात बड़ी धूमधाम से वापस गई थी। अब मैं चौंक गई थी। मैंने पूरी कहानी अपने सहेली को सुना दी थी। मैंने उसे बताया, मैं तो घर से भाग गई थी। मैंने उसे कहा कि मैं तो विकास के घर पर थी, न जाने मुझे कौन अगवा करके बिहार ले गया था। मेरी सहेली बोली, हम इस राज को उजागर करके ही रहेंगे। इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में ही छिपा कर रखा था। वो बहाने बनाकर मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए मेरी माँ के घर जाती थी। माँ ने उसके कोई सवालों का जवाब नहीं दिया था। शायद मेरे ससुराल वालों का मेरी माँ के साथ कोई संपर्क ही नहीं था। मैंने अपने सहेली के साथ सलाह मशवरा करके विकास से मिलने का इरादा बना लिया। इसलिए मैंने मिलने के लिए शाम के बाद का समय तय किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रास्ते में कोई मुझे देख ले। इसलिए मैं सबसे छुपती छुपाते विकास के घर पहुंच गई थी। विकास के घर का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके घर में दाखिल हो गई थी। मुझे विकास के बोलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो जोर जोर से बात कर रहा था। शायद वो फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। वो बोला, अगर लड़की घर से भाग गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैं एक पैसा वापस करूंगा। मैं एकदम से चौंक गई थी और उल्टे कदमों से वहां से वापस लौट आई थी। मैंने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी तो वो भी काफी परेशान हो गई। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किससे मदद मांगी जाए। इसलिए मैंने सहेली की सलाह मानने का फैसला किया। हम दोनों सीधे पुलिस स्टेशन गए और विकास के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जब मैं उससे मिलने गई तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बोला, तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अपहरण में मेरा भी हाथ है? विकास की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हर गुनाहगार अपने पीछे कुछ ना कुछ निशानी जरूर छोड़ जाता है। मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? विकास बोला, मैं कोई पुलिस वाला नहीं था। मैं तुम्हारे माता पिता के गिरोह का आदमी हूँ। तुम्हारे परिवार में ये प्रथा थी कि तुम लड़कियों को बेच दिया जाता था, इसलिए लाल धागे का नाटक किया जाता था और उस धागे पर नशीला स्प्रे छिड़का जाता था, जिससे लड़की बेहोश हो जाती थी
और वो लोग जिनको लड़की बेच दी जाती वो लोग उसे उठाकर ले जाते थे और उसकी जगह ढेर सारे पैसे और सोने के गहने रख दिए जाते थे। फिर सुबह खाली बारात को धूमधाम से ले जाया जाता था, क्योंकि लड़की को तो पहले ही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता था। उस रात तुम्हारी बड़ी बहन रीमा ने चालाकी की थी, उसने वो धागा अपने हाथ से उतार दिया, इसलिए वो होश में ही थी। जब उसके खरीदार आए तो वो डर गई और चीखने चिल्लाने लगी थी। वो बौखला गई और उसे उठाकर ले गए। बेची जाने वाली हर लड़की को शादी के लिए ही बेचा जाता था, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। वो किसी भी हालत में अपने से दोगुनी उम्र के मर्द के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी दुल्हन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को भिखारन बना दिया। उस दिन तुमने बाजार में जो भिखारन देखी थी वो तुम्हारी रीमा दीदी ही थी। हम जानते थे कि हर लड़की को इस धागे पर शक होता था, इसलिए मैं तुम्हारे हर चचेरे भाई बहन के पड़ोसन में पुलिस ऑफिसर बन के जाता था। वो मुझ पर यकीन कर लेती तो मैं उन्हें अपने घर में छुपने की सलाह देता था, जहाँ से उनके ग्राहक उसे उठाकर ले जाते थे। तुम्हारी हर चचेरी बहन अपने पतियों के साथ बस गई हैं, लेकिन तुम दोनों बहनें हो ही बददिमाग। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। मैंने अपने माता पिता सहित घर के सभी लोगों को पुलिस को सौंप दिया था। मैं अपनी माँ से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो पिताजी के घर से बाहर जाने के बाद अजीब अजीब लोगों से मिलती थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो अजीब लोग कौन थे। वो तो हमारे खरीदार थे। खैर, अब मैं गली गली में रीमा दीदी को ढूंढती फिर रही हूँ ताकि हम बहनें एक खुशहाल जिंदगी शुरू कर सके। आप प्रार्थना करें कि मुझे मेरी पीड़ित बहन मिल जाए। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।